तो चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक का इंतजार आपको था और जिस टॉपिक का इंतजार मुझे था, आज हम उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लीनियर अलजेब्रा बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। और अभी के लिए जो ये पहली वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज अ सिंपल एंड ओवरव्यू। आज हम पहले कुछ बातें डिस्कस करेंगे। ये बातें इस चैप्टर से, यानी जो हमारा जो अलजेब्रा में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज वेक्टर स्पेस। हम सबसे पहले वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला। मतलब आने वाला जो चैप्टर है इसके बाद सब लिंक्ड है वेक्टर स्पेस से। अब बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके बाद मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, एंड देन पॉलिनोमियल्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। ये तभी आएगा जब आपको ये वेक्टर स्पेस की जानकारी पूरे तरीके से होगी। इफ यू नो अबाउट द वेक्टर स्पेस विथ बेसिक्स लेवल, then you have the command in every chapters which are after this chapter you study it। मतलब वेक्टर स्पेस के बाद जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब रही बात लीनियर अलजेब्रा की, अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप बीएससी की बात कर रहे हैं, अगर हम बीएससी की बात करें या फिर आईआईटी जैम की बात करें, अगर हम बीएससी की बात करें या फिर आईआईटी जैम की बात करें, और आप आईआईटी जैम में या तो आप आईआईटी जैम की बात कर लो या तो आप किसी भी एंट्रेंस की बात कर लो जिसका आप देने वाले हो, यानी एमएससी एंट्रेंस की बात कर लो। मतलब अगर आप एमएससी एंट्रेंस किसी और कॉलेज से दे रहे हैं या आईआईटी जैम के थ्रू एंट्रेंस आप देना चाहते हैं एमएससी के लिए, तो वहां पे अलजेब्रा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अलजेब्रा से सवाल पूछे ही जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। किसी और चैप्टर से पूछे जाए या ना पूछे जाए वो बात की बात है, बट अलजेब्रा से सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे एक फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि अलजेब्रा की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस को समझेंगे। जब हमारी वेक्टर स्पेस पे कमांड हो जाएगी तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, यानी जिसको हम एलटी भी कहते हैं, ये एक तरीके की फंक्शन है। ये एक तरीके का फंक्शन है, ये फंक्शन है, एक तरीके की मैपिंग है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। तो वही बात हो गई कि जब तक आपको वेक्टर स्पेस का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपका वेक्टर स्पेस पे कमांड नहीं होगा, तब तक आपको आगे वाले सेक्शन जो कि अलजेब्रा में हैं और अलजेब्रा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, तब तक आपको वो नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको आगे के चैप्टर्स को कवर करना है तो ये चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। इसका ABCD आपको आना चाहिए। दूसरी चीज कि हम वेक्टर स्पेस में क्या पढ़ेंगे और ये चैप्टर कितना लंबा जाएगा। सवाल है, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर ये है तो ये कितना बड़ा चैप्टर है और ये कितना लंबा समय लेगा। सबसे पहला सवाल तो ये भी है। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर स्पेस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक्चुअली ये चैप्टर बड़ा है, अब ये कितने पेजेस में मैं करवाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। किसी बुक में क्या होता है, अगर आप बुक प्रेफर करते होंगे बीएससी लेवल पे या फिर जो भी आप एंट्रेंस तैयारी कर रहे हो, अगर आप बुक पे देखेंगे तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 पेजेस या 50 पेजेस में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बुक्स बनी हुई हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बीएससी लेवल में ज़्यादातर क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक बनी हुई है। अब और टीचर्स क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड बुक प्रीफर कर देते हैं ताकि आपको जो बुक की लैंग्वेज है वो समझ में आने लगे। लेकिन अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सीधे बुक पर जाएंगे,
सीधे बुक पर जाएंगे और आप सिर्फ अलजेब्रा ही नहीं, कोई भी मतलब एनालिसिस उठा लीजिए, ठीक है, या फिर आप कैलकुलस उठा लीजिए। सीधे अगर बुक को आप प्रेफर कर रहे हैं तो आपको शायद ही उसकी लैंग्वेज समझ में आए। अगर आप सीधे ही बुक को प्रेफर कर रहे हैं कि गए लाइब्रेरी से बुक उठा लिए या कहीं से परचेस कर लिए और अब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको पहली बारी में कुछ भी नहीं आएगा। ये फैक्ट्स है, पहली बारी में कुछ भी नहीं आएगा। हम लोगों को भी नहीं आता, हम लोग भी पढ़ते हैं पहले। या तो आप कहीं से यूट्यूब के थ्रू पढ़िए, या तो आप कॉलेज रेगुलर हैं तो आप कॉलेज में नॉलेज लेकर आइए, उसके बारे में अच्छे से एक बार टीचर से पढ़िए, सवाल पूछिए, देन आप बुक पर जाइए और बुक के सवाल लगाइए। ये एक तरीका हो सकता है। यानी अगर आप सीधे बुक पर जा रहे हैं तो शायद ही कुछ चीज़ें समझ में आए और कुछ चीज़ें ना आए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो समझ में आएगी, बट कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे। कहने का मतलब ये, तो जितना भी कंटेंट बुक में है, जितना भी कंटेंट कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जितना भी कंटेंट एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस वगैरह हैं IIT JEM के, ठीक है, एंट्रेंस के, जो पूछे जा सकते हैं, मैं उसको इस सीरीज में लेके आया हूँ ऑल इन वन। अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में कि मैं क्या करने वाला हूँ इस चैप्टर में, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑल इन वन ये सीरीज होगी। यानी हम वेक्टर स्पेस को हर एक एंगल से पढ़ेंगे, ऑल इन वन इसको ख़त्म करेंगे। ये कितना लेक्चर जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। हो सकता है यूट्यूब पर पहली बार हो रहा हो कि लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है, यूट्यूब पर हो सकता है पहली बार हो रहा हो कि मुझे नहीं पता है कि कोई बनाया है कि नहीं बनाया है, कोई पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बट हो सकता है कि लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस जैसे चैप्टर पर काफ़ी ज़्यादा और डीप में बेटर कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही डिटेल में कोई पढ़ाया हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मतलब हर एक थ्योरम्स के प्रूफ और उससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे एसोसिएटेड जितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब थ्योरम्स के प्रूफ्स, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी आर डिस्कस, सब कुछ फ्री में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो एसटीएच पॉइंट क्लासेस में आपको वेक्टर स्पेस के ऊपर तो पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं कि हम कंटेंट पूरा नहीं लेके आ रहे हैं, हम वेक्टर स्पेस पे पूरा कंटेंट लेकर आएंगे। तो मैंने कहा था कि वेक्टर स्पेस को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे अगर हम वेक्टर स्पेस को भी डील कर, अभी हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। बट हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, और जब एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जब हम वन शॉट बनाएंगे, मतलब 1-2 घंटे में अगर हमको किसी चैप्टर को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छुएंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उसको हम ऐसे ही बता के निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब एग्ज़ाम आने लगेगा नेक्स्ट वीक, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे। अभी 2024 में एग्ज़ाम है IIT JEM का, और अभी रिजल्ट भी आया है IIT JEM का, आप देखे हैं। तो हमें यहाँ से, अगर अभी तो 1 साल है अच्छा खासा, 1 साल में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। 1 ईयर इनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। ये फंडा पहले तो आप समझिए। तो मैंने वेक्टर स्पेस को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। वेक्टर स्पेस को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? मैंने 5 सेक्शन में वेक्टर स्पेस को डिवाइड किया है। मतलब यहाँ पे सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2, यहाँ पे सेक्शन 3, यहाँ पे सेक्शन 4 और यहाँ पे सेक्शन 5। यानी 5 सेक्शन में मैंने इस बड़े से चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। ये बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, और इसको मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और हर एक सेक्शन में
हर एक सेक्शन में 7-8 टॉपिक हैं, हर एक सेक्शन में 7 to 8 टॉपिक्स हैं। बात अगर पहले सेक्शन में 7 टॉपिक है, सेकेंड सेक्शन में भी 7 टॉपिक है, और फिर ऐसे ही किसी में 8 टॉपिक है, फिर किसी में 7 टॉपिक है, और फिर किसी में 7 टॉपिक्स है। ठीक, तो हर एक सेक्शन में 7 to 8 टॉपिक्स आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो हर एक सेक्शन में 7 to 8 टॉपिक्स हैं। तो आज मैं बता देता हूं कि वेक्टर स्पेस जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये भी समझेंगे कि लीनियर अलजेब्रा होती क्या है। ठीक है, एक तो अलजेब्रा होती है, और भी शायद हमने काफ़ी अलजेब्रा का नाम, अब बीएससी में अगर आप होंगे तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। बीएससी सेकेंड ईयर, ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो हम ये समझेंगे कि वेक्टर स्पेस में, यानी इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं इसमें अभी हम बस यही डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेस में कौन कौन से टॉपिक्स हम आने वाले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस को कैसे देखते हैं, वेक्टर स्पेस को कैसे समझते हैं ग्राफिकली, डायग्राम के थ्रू, और वेक्टर स्पेस को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर स्पेस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वहीं पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा क्या होती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अलजेब्रा भी काफ़ी पार्ट में डिवाइड्स है। कभी आपने मॉडर्न अलजेब्रा का नाम सुना होगा, कभी आपने ये लीनियर अलजेब्रा का नाम सुना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रा भी होती हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। या आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं ये भी इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ अलजेब्रा होती हैं और कौन कौन से अलजेब्रा में हम कौन कौन से अलजेब्रा की स्टडी करते हैं। तो ये अलग एक टॉपिक है, इसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स वेक्टर स्पेस में पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम जूम करते हैं थोड़ा। तो ये पहला सेक्शन है, इसको मैं सेक्शन 1 नाम दे देता हूं। सेक्शन नंबर 1। अगली वीडियो हमारी इसी पे रहेगी कि इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, ये पहला टॉपिक हम वेक्टर स्पेस में कवर करेंगे। जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो थ्योरी पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की। तो जब सेकंड लेक्चर में आएंगे आफ्टर फर्स्ट लेक्चर, तो हम वहां पे वेक्टर स्पेस की थ्योरी पढ़ रहे होंगे। फिर जो तीसरा जो आप टॉपिक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड को एफ को हम इस तरीके से भी लिखते हैं वी ओवर एफ। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, बट अभी आगे हम बताएंगे। ये वी ओवर एफ, इस तरीके से हम वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर दिखाते हैं। तो जो ये लिखा हुआ ना वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, सपोज इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, एक मिनट, अगर मैं इस टॉपिक को हाईलाइट करूं, जो ये तीसरा मैंने टॉपिक हाईलाइट किया है वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, दिस इज द चैप्टर। ये वही चैप्टर है जो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। एक्चुअली हम वेक्टर स्पेस कहां पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ पढ़ते हैं। यही चैप्टर का नाम ही है वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ठीक, तो ये चीजें हो गई। सेकेंड थिंग इज दैट, उसके बाद चौथा टॉपिक क्या है, रियल वेक्टर स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। रियल वेक्टर स्पेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी समझेंगे। फिर पांचवा टॉपिक है सेक्शन नंबर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देन एन टपल क्या होता है। ठीक, एन टपल बताएंगे क्या होता है। अभी नाम आप देख लीजिए, नाम समझ लीजिए, क्या चीज क्या नाम है, किसको क्या कहते हैं, किसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। ठीक है,
ये अभी समझ लीजिए। अभी डरिए मत कि टॉपिक्स क्या हैं, क्या लिखे हुए हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सेकेंड ईयर में आएंगे उनके लिए बात हो रही है। तो अभी बस आप समझिए, अगले लेक्चर में हम इस पे ही बात करेंगे, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज वीडियोस आती जाएंगी और सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेवेंथ एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। अच्छा, एक और चीज आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि मैं लिख के पढ़ाऊं, मतलब कॉपी पेज में पढ़ाऊं, या यही पीपीटी में पढ़ाऊं। हालांकि पीपीटी में भी मैं लिखूंगा, लेकिन जो मैंने पीपीटी बनाई है ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है। इसमें तो ऑल इन वन सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे बस बोलना है और आपको बस पढ़ना है। और जो क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जांपल्स होंगे, उन्हें मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, ये 7 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे, इसको भी मैं जूम कर लेता हूं, लेट्स सी। इसमें भी देखिए 8 टॉपिक्स हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सेक्शन नंबर 2। ये होगा सेक्शन नंबर 2। जब हम सेक्शन नंबर 1 को कवर कर लेंगे तो सेक्शन नंबर 2 में आएंगे। सेक्शन नंबर 2 में पहला टॉपिक है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सेकेंड टॉपिक है ओवरव्यू टू सबफील्ड। सबफील्ड क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे। सबफील्ड से पहले ही हम फील्ड समझ लेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक बीच में क्यों आएगा। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वेक्टर स्पेस चल रहा है तो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, सबफील्ड कहाँ से आ गई। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए बताते हैं, उनके लिए बताते हैं कि जो एक फील्ड होती है ना, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं, और वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। इस बात का भी मैं ये सब बातें बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो जो सबफील्ड है, सॉरी जो फील्ड है वो सबफील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड सबफील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस कैसे बनाती है और कब बनाती है, और सबफील्ड की क्या कंडीशन होगी कि वो सबफील्ड है। तो ये सब बातें वहां पे करेंगे। फिर कुछ और भी वेक्टर स्पेस होते हैं, जैसे नल स्पेस और जीरो स्पेस। ये क्या होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ लेंगे तो वेक्टर स्पेस का एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज वेक्टर सब स्पेस। व्हाट इज वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं V से। इस बात का ध्यान दीजिएगा। वेक्टर स्पेस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, और वेक्टर सब स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ये भी हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर सब स्पेस की बात पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस। दो वेक्टर अगर हमारे पास सब स्पेस दिए हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। एक्चुअली देखिए, अगर हमारे पास कोई दो इसको मैं बता देता हूं, अभी ऊपर से मैं बता देता हूं कि देखिए, अगर हमारे पास दो सब स्पेस दिए हुए हैं, लेट्स सपोज W1 एंड W2। अगर हमारे पास दो सब स्पेस W1 एंड W2 दिए हुए हैं तो ये कह रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो सब स्पेस आएगा। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई और दूसरा सेट W3 आ रहा है तो वो भी क्या होगा, ये भी सब स्पेस होगा, ये भी सब स्पेस होगा। ठीक, यानी दो अगर सब स्पेसेस दिए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वेक्टर सब स्पेस बनेगा। यानी वेक्टर सब स्पेस की जो कंडीशन होती है वो इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर सब स्पेस जब हम निकालेंगे तो वो सब वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये कहने की बात हो रही है। इसको हम रफ कर लेते हैं 1 मिनट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ W मतलब वेक्टर सब स्पेस। अभी मैंने यहां बताया था कि वेक्टर स्पेस को V से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर सब स्पेस को W से। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वेक्टर सब स्पेस W की क्या होती है, मतलब ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर सब स्पेस को कैसे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया सब स्पेस का सेक्शन। इसमें हमारा जो है सब स्पेस का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर स्पैन। ये वेक्टर स्पेस का हार्ट है। ठीक है, ये जो है टॉपिक है, ये वेक्टर स्पेस का हार्ट है। यानी ये आपको आना चाहिए, ये आपको वेक्टर्स में तो आना ही चाहिए। अगर आप वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स नहीं आते हैं, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत है।
एक्चुअली ये जो टॉपिक है कभी कभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा दिया जाता है ताकि आगे वेक्टर स्पेस में दिक्कत ना हो। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये था सेक्शन नंबर 2 के टॉपिक्स, ये हम सेक्शन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। नेक्स्ट सेक्शन है, कितने सेक्शन हो गए? सेक्शन 2 हो गए। मैंने कहा था कि सेक्शन 5 है, मतलब 5 सेक्शन है हमारे पास। तो ये सेक्शन हो गया हमारा सेक्शन नंबर 3। दिस इज सेक्शन नंबर 3। इस सेक्शन में क्या देखेंगे? सब स्पेस जनरेटेड और स्पेन्ड बाय एस। स्पेनिंग सेट क्या होता है? स्पेनिंग सेट मतलब वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है एस, वो स्पेनिंग सेट है। मतलब वो जो सेट है सबसेट वेक्टर स्पेस का, वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे रहा है, इसलिए उसको स्पेनिंग सेट कह रहे हैं। तो इसको भी हम देखेंगे क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस, इसको एलआई और एलडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या होते हैं इनको भी पढ़ेंगे और इन पे एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत क्वेश्चंस है हमारे पास, हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तब हम पढ़ेंगे बेसिस एंड डायमेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि वेक्टर स्पेस तो है, ये वेक्टर स्पेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है, बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ेंगे और यूजुअल बेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूजुअल बेसिस को हम स्टैंडर्ड बेसिस का भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजुअल बेसिस इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड, थोड़ा राइटिंग खराब हो गई है, स्टैंडर्ड बेसिस। यूजुअल बेसिस इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। जरा देखो इस सेक्शन में क्या डिस्कस करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं सेक्शन 4। बेसिस एंड डायमेंशन हमने पढ़ लिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस में कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जो पहला टॉपिक है, इस पे एक थ्योरम है जो यहाँ पे लिखी हुई है, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। मतलब अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन का फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो उसके पास हमेशा बेसिस होगी। और उस बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे, उस बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा डायमेंशन। यानी अगर मैं बेसिस निकाल दिया, हमने अगर किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस निकाल लिया और उस बेसिस में हमने देख लिया कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमें डायमेंशन पता चल जाएंगे उस वेक्टर स्पेस के, जो भी वेक्टर स्पेस गिवन होगा। जो ऊपर ये प्रूफ दिया हुआ है 3 नंबर का, यानी जो थ्योरम दिया हुआ है, प्रूफ नहीं दिया हुआ है, सॉरी थ्योरम दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको आप याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कभी कभी एग्जाम में जैसे एंट्रेंस वगैरह हो गए तो प्रूफ तो आते नहीं है, वहाँ पे एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टी सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस। तो उसके जो प्रूफ के अंदर जो मटेरियल होता है ना किसी भी थ्योरम का, वो कभी कभी इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो आप प्रूफ भले ही मत याद रखिए, लेकिन प्रूफ कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप आप समझते हुए चलिए कि किस प्रूफ में किस चीज़ का यूज़ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो उसका भी मैं एक ट्रिक बना दूंगा कि अगर ये स्टेटमेंट है, ये थ्योरम दिया हुआ है और इसका अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो हमको याद रखने होंगे, ताकि आसानी से हम प्रूफ कर लें, बाद में दोबारा कहीं कोई नोट्स या कोई बुक खोलनी ना पड़े। जो ऊपर ये 3 नंबर पे थ्योरम दिया हुआ है, इसका प्रूफ हम मैक्सिमल एलाइज सेट से भी कर सकते हैं और एक और तरीका है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ज़्यादातर बुक में मैक्सिमल एलाइज सेट का यूज़ है। फिर डायमेंशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। डायमेंशन क्या होता है? बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे, वेक्टर स्पेस की बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही डायमेंशन होंगे। अब बेसिस क्या होती है अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो अलग टॉपिक है, बट अभी ये हमारे सिलेबस में तो है ही है। वेक्टर स्पेस में तो अभी हम पढ़ेंगे, देखिए सेक्शन नंबर 3 में मैंने दिखाया भी है
यहाँ पे देखिए टॉपिक नंबर 5 में बेसिस एंड डायमेंशन लिखा हुआ है, तो अब बेसिस भी हम पढ़ेंगे। तो अभी टॉपिक ये है कि बेसिस तो हम पढ़ेंगे ही, डायमेंशन कैसे, आप जैसे मान लीजिएगा हमारे पास कोई 2 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस रियल नंबर का दिया हुआ है। रियल नंबर की बात कर लेते हैं। हमारे पास कोई 2 डायमेंशन का रियल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, इसको हम ऊपर R2 से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि ये किसका सिंबल होता है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिंबल्स इन मैथमेटिक्स करके एक वीडियो है कि कौन कौन से मैथमेटिक्स में सिंबल यूज होते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी नए कमर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार जाके देख लीजिए कि हम किस सिंबल को क्या कहते हैं। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं इन 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है। तो वो वीडियो पे आप देख सकते हैं, और भी मैंने काफ़ी वहाँ पे सिंबल्स की बात की है, सिर्फ रियल नंबर की ही बात नहीं की है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रियल नंबर का वेक्टर स्पेस है और ये 2 डायमेंशन का है, तो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे। तो कि अभी तो आप देखो देख के बता सकते हो कि 2 डायमेंशन का है, तो इसका डायमेंशन 2। अब अगर इसका डायमेंशन 2 है, डायमेंशन को हम DIM भी लिख सकते हैं, अगर इसका डायमेंशन 2 है तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। इसको मैं यहाँ पे ले देता हूँ। इसके बेसिस पे कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे। और इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे, जिनको हम E1, E2 के रूप में लिखते हैं। इस तरीके से हम बेसिस सेट लिखते हैं, E1, E2। ये यूजुअल बेसिस का सेट है। अभी हमें सब कुछ डिस्कस करेंगे कि यूजुअल बेसिस क्या होती है और स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, किसी बेसिस के सेट को यूजुअल बेसिस या स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में कैसे लिखते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये जो वीडियो है मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जब हम डायमेंशन पढ़ लेंगे तो इस पर कुछ थ्योरम्स भी लगा लेंगे लगे हाथ। क्यों? जो भी टॉपिक पढ़िए उससे कुछ ना कुछ थ्योरम्स, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स लगाते रहेंगे ताकि हमारा सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहे। एवरी टॉपिक्स हमको स्ट्रॉन्ग करना है, हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये हमें ठान लेना है बस। आप मेरे साथ बने रहो, वेक्टर स्पेस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इतने अच्छे से वेक्टर स्पेस खत्म होगा कि कभी डाउट ही नहीं रहेगा। गारंटी दे रहा हूं, कभी भी डाउट नहीं रहेगा। आप कमेंट्स करिए, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और आपके कमेंट्स के आंसर्स भी दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है डायमेंशन पे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इन सॉरी यहाँ पे इनटू नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है। तो इस चीज के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है। ये यहाँ पे जो है, मैं 1 मिनट रख देता हूँ। ये जो डायमेंशन ऑफ W1 W2 दिया हुआ है, यहाँ बीच में क्या है? बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल होगा, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन W2। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए। अब ये सेक्शन नंबर 4 हो गया। अब और क्या हम डिस्कस कर लेते हैं? ये सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 4 में भी 7 टॉपिक्स हैं। अब लास्ट सेक्शन देखते हैं, जो है सेक्शन नंबर 6। इसमें थोड़े आपको नए टॉपिक्स मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे इसकी बात करते हैं। पहले तो इसका नामकरण कर दें कि दिस इज आवर सेक्शन नंबर 6 है कि 5th सॉरी, ये हमारा सेक्शन नंबर 5 हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के जो सब स्पेसेस होते हैं, उन सब स्पेसेस को हम जोड़ेंगे, एक सब स्पेस को दूसरे सब स्पेस में जोड़ेंगे। हम उनको लीनियरली भी जोड़ेंगे, यानी लीनियर सम,
और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यानी लीनियर सम एज वेल एज डायरेक्ट सम। फिर इन्हीं डायरेक्ट सम पे हम थ्योरम्स करेंगे, और इसके बाद मैं इसको ब्लू से हाईलाइट करूंगा, हम पढ़ेंगे क्वोशंट स्पेस, और क्वोशंट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ v बाय w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। अब ये तीन टॉपिक हैं, क्वोशंट स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ v बाय w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, यानी टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर बेसिस एंड डायमेंशन के बाद अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्वोशंट स्पेस आपको आना चाहिए, कि क्वोशंट स्पेस से थोड़े से ट्रिकी सवाल बन सकते हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वोशंट स्पेस को हम कैसे दिखाते हैं, क्वोशंट स्पेस को v बाय w से करके दिखाते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो क्वोशंट स्पेस v बाय w हो गया, और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब वन शॉट, क्विक रिवीजन मतलब वन शॉट। तो वन शॉट तो बहुत दूर है, अभी तो काफ़ी लंबा समय है, हमें काफ़ी टॉपिक्स अभी कवर करने हैं, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस आएंगे, उसको आप देखिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स हमारे इसी पीपीटी से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स हमारे इसी पीपीटी से आप बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे हो गए टॉपिक्स। तो एक बार जरा देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, आओ देख रहे। सेक्शन 5 में हो गए 7 टॉपिक्स, सेक्शन 4 में हो गए 7 टॉपिक, सेक्शन 3 में हो गए 7 टॉपिक्स, सेक्शन 2 में हो गए 8 टॉपिक्स, और सेक्शन 1 में हो गए 7 टॉपिक्स। 7 टॉपिक यहाँ पे हैं, 8 टॉपिक यहाँ पे हैं, 7 + 8 + 7 + 7 + 7, यानी 7 टॉपिक्स है वो 4 टाइम्स है, और 8 एक ही टाइम्स है। तो हमारे पास जो टोटल टॉपिक्स निकल कर आते हैं वो आते हैं 7 × 4 + 8 × 1 विच इज नथिंग बट इट इज 7 × 4 = 28 + 8 दैट इज 36, यानी वन शॉट, यानी जो क्विक रिवीजन है उसको मिला के 36 टॉपिक्स हमको यहाँ पे वेक्टर स्पेस पे पढ़ने हैं। 36 में से एक निकाल दीजिए जो वन शॉट है, यानी 35 टॉपिक्स हमें वेक्टर स्पेस में डील करने हैं, 35 टॉपिक्स। तो ये है वेक्टर स्पेस की पूरी कहानी। तो ये चीज़ें हमें वेक्टर स्पेस में पढ़नी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपने कहा था कि वेक्टर स्पेस पे वीडियो बनाई जाए, तो वेक्टर स्पेस पे वीडियो आ रही है, और हम अब अलजेब्रा स्टार्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये बीएससी के लिए भी है, प्लस आईआईटी जैम के लिए भी है, यानी दोनों ही चीज़ों के लिए प्रेफरेबल है। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। आज हमने सिर्फ वेक्टर स्पेस का ओवरव्यू लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स किन किन टॉपिक्स के बाद हम किन किन टॉपिक्स को गौर करेंगे। और इसके बाद हम जो अगला लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस का इंट्रोडक्शन पे होगा, वो वेक्टर स्पेस पे इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक, कि इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर स्पेस देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड क्या होती है ये भी हम देखेंगे, और फील्ड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब हम अगले इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखेंगे। आज सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं, अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए वेक्टर स्पेस का, तो ये डिटेल सिलेबस था कि वेक्टर स्पेस में इतना सिलेबस है, आप इसको लिख सकते हैं और आप अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब टू द STS पॉइंट क्लासेस।